हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर साइंस क्लास 6 की साइंस के क्लास में हम कर रहे हैं चैप्टर 2 भोजन के घटक कंपोनेंट्स ऑफ फूड। पार्ट 3 इनके हम पहले ही कर चुके हैं और पार्ट 4 आज हम करेंगे, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, व्हाई न्यूट्रिएंट्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, और डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो अलग अलग फूड में किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, उनके सोर्स भी हमने हमारी लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट क्या होता है। जो डाइट हम खाते हैं उसको हम बैलेंस किस प्रकार से ले सकते हैं, बैलेंस डाइट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और ये किस प्रकार से सभी व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है। इसके अलावा भोजन में न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों की कमी से किस प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं शरीर के अंदर, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो लेट्स बिगिन द क्लास। देखिए, आप अपने भोजन में सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर रात को डिनर तक अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। जैसे सुबह आप ब्रेकफास्ट में बहुत लाइट खाना लेते हैं, लंच में थोड़ा सा हैवी लेते हैं और डिनर में थोड़ा फिर लाइट लेते हैं। इसी तरह से आपके ब्रेकफास्ट से लेकर लंच तक आपके फूड में बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ होती है। एम आई राइट? बहुत सारी वैरायटीज़ होती है। कभी आप खिचड़ी खा रहे हैं, कभी आप सैंडविच ले रहे हैं, कभी आप दाल रोटी खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं। तो ये जो सुबह से लेकर शाम तक या रात तक जो भी आपके पूरे दिन का भोजन है जो आप ग्रहण कर रहे हैं, वो सभी आपके एक दिन का आहार कहलाता है। क्लियर? तो पूरे दिन में जो भी भोजन आप ग्रहण करते हैं वह आपका क्या कहलाता है? आहार कहलाता है, मील कहलाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप दिन में खाना खाते भी नहीं है। सुबह अगर आपने ब्रेकफास्ट बहुत हैवी कर लिया है तो आप दिन को खाना नहीं खाते, स्किप कर देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, रात को फिर से हैवी खा लेते हैं, है ना। तो आपके दिन भर में जो भी खाना, जो भी भोजन आप ग्रहण कर रहे हैं वह आपका क्या कहलाता है? आहार कहलाता है, डाइट कहलाता है। ये डाइट आपके लिए क्यों ज़रूरी है, आप क्यों ले रहे हैं ये इस डाइट को? तो देखिए, जितनी भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ आप करते हैं, ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हमारी जो पिछली लास्ट 3 वीडियोज़ हमने की है उसमें भी हमने ये डिस्कस किया है बार बार इसी चैप्टर के अंदर कि जो भी खाना आप खा रहे हैं या जो भी आहार आप दिन भर में ग्रहण कर रहे हैं, उन आहार के ग्रहण करने का औचित्य क्या है, क्यों ज़रूरी है आपके लिए वो आहार? क्योंकि वो जितनी भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं, जैसे वॉकिंग कर रहे हैं, आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप गेम्स खेल रहे हैं, आप डांस कर रहे हैं, आप कोई भी वर्किंग काम कर रहे हैं, तो उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए आपको चाहिए एनर्जी। और वो एनर्जी आपको कौन देगा? न्यूट्रिएंट्स देंगे, पोषक तत्व देंगे। वो पोषक तत्व आप कहाँ से प्राप्त करते हैं? अपने आहार से प्राप्त करते हैं। दिन भर जो आप खाते हैं उन सभी आहार के अंदर विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं जो आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं। और यही ऊर्जा जो है केवल फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए ही नहीं चाहिए। आपकी बॉडी जब रेस्ट मोमेंट पे होती है, यानी कि आप जब सो रहे हैं, आप रेस्ट कर रहे हैं, या आप व्यायाम नहीं करके आप केवल मेडिटेशन कर रहे हैं, तब भी आपकी बॉडी में एनर्जी कंज्यूम होती है। और वो एनर्जी आपको किससे प्रोवाइड होती है? आपके खाने से। आपका आहार जो है, आपका डाइट जो है, उससे आपको एनर्जी मिलती है। आपके शरीर की वृद्धि, ग्रोथ के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है और वो आपकी जो शरीर की वृद्धि है उसके लिए भी आपका आहार ज़रूरी है। इसी के साथ साथ बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती है आपके शरीर के अंदर, वो सारी केमिकल रिएक्शंस के लिए भी एनर्जी चाहिए और उन सारी केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए भी क्या चाहिए? आपको फूड लेना ज़रूरी है। क्लियर? तो ये तो आपने जान लिया कि हमारे भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट यानी वसा, विटामिन और मिनरल और वाटर, इसके साथ डाइटरी फाइबर्स। ओके, तो ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स है आपको क्यों चाहिए? क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए। कोई
जो कोई न्यूट्रिएंट्स है जो आपको एनर्जी प्रोवाइडर है, कोई न्यूट्रिएंट्स आपको ग्रोथ देता है, कोई न्यूट्रिएंट्स आपको प्रोटेक्ट करता है, किससे, डिजीज़ से, रोगों से सुरक्षा देता है। और इसी तरह से किसी प्रकार का न्यूट्रिएंट जो है वो आपको क्या करता है, आपकी बॉडी की केमिकल रिएक्शंस के लिए ज़रूरी है। तो हर एक प्रकार का जो न्यूट्रिएंट्स है उसका कार्य अलग अलग है। आपने पिछली वीडियोस में इसके बारे में डिटेल स्टडी कर ली थी, है ना। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, फैट एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी देता है, जबकि फैट थोड़ा सा लेट एनर्जी देता है आपको, बट वो लेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो फैट से थोड़ा सा कम एनर्जी देता है। इसी तरह से प्रोटीन आपके बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, आपको आपके शरीर को ग्रोथ देने का काम करता है। विटामिन और मिनरल जो है वो आपके प्रोटेक्टिव फूड की तरह वर्क करते हैं। इसी तरह से वाटर जो है वो आपकी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए, आपके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, और इसी के साथ साथ एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए भी वाटर ज़रूरी है। क्लियर। तो ये जो चीज़ें हैं, हर प्रकार का जो एक न्यूट्रिएंट्स है उसका एक अपना स्पेशल वर्क है और वो आपकी बॉडी के लिए स्पेशली ज़रूरी है। तो ऐसा भी तो होना चाहिए ना कि आपके सारे ये न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर को चाहिए, और ये सारे न्यूट्रिएंट्स क्या आपको एक ही प्रकार के भोजन से प्राप्त हो सकते हैं? क्या आपको एक ही प्रकार के भोजन से ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते हैं। आप दिन भर में जो भी खाना खाते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा वेराइटीज़, और वो हर वैरायटी जो है वो उसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्लियर। तो आपको ये न्यूट्रिएंट्स अलग अलग सोर्सेज से मिलेंगे, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, चाहिए तो आपको सारे न्यूट्रिएंट्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने फूड में इन सारे न्यूट्रिएंट्स को शामिल करना पड़ेगा, जिससे आपको क्या मिल सके, सारा का सारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिल सके। क्लियर। तो जो इस प्रकार की एक, जैसे आपने जनरली देखा होगा जो इंडियन फूड होता है उसके अंदर फूड भोजन की बहुत सारी वैरायटीज़ होती है। उसके अंदर दूध भी होता है, छाछ भी होती है, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स होते हैं, चपाती होती है, राइस होता है, दाल होती है, मिठाई होती है, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, सबकी मात्रा एक लिक्विड बराबर होती है। तो जो भोजन हम करते हैं वो सारा का सारा जो भोजन है, उस भोजन के एक थाली के अंदर आपके सारे न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट होने चाहिए। देखिए न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं ये तो हमने पहले भी पता है कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो कि हमको क्या दे, एनर्जी प्रोवाइड करें। ओके। और इन सारे न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी के अंदर लेना और बॉडी के अंदर उसको यूज़ करना, उन सारे न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर यूज़ करना, ये कहलाता है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। ठीक है। तो आप देखना जो भी पोषक तत्व आप शरीर के अंदर ले रहे हो वो आपको क्या प्रोवाइड कराता है, आपको पोषण देता है, आपका शरीर को बिल्डअप करता है। ठीक है। अगर आप ये न्यूट्रिएंट्स कम मात्रा में लेते हो तो आपको पोषण पूरा नहीं मिलता है। ये न्यूट्रिएंट्स आपको अगर ज़्यादा मात्रा में ले लोगे तब भी क्या होगा कि आपके शरीर में कुछ ना कुछ डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। तो हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी प्रकार के पोषक तत्व जो है वो उचित मात्रा में होने चाहिए, यानी कि बैलेंस जो प्रोपोर्शन है उस प्रोपोर्शन में हमको ये सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। क्लियर। तो कोई भी पोषक तत्व जो ना तो हमें आवश्यकता से अधिक चाहिए और ना ही हमें आवश्यकता से कम चाहिए। तो आहार में पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्वों की उपस्थिति, ऐसा आहार हमें ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि तो ऐसा आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उचित हो, पर्याप्त मात्रा में हो, पर्याप्त अनुपात में हो, उस भोजन को या उस आहार को हम क्या कहेंगे, संतुलित आहार कहेंगे। क्लियर। बैलेंस डाइट किसको कहा जाएगा, ऐसा आहार जिसमें सभी प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, और विटामिन्स और मिनरल्स भी होने चाहिए, डाइटरी फाइबर्स भी होना चाहिए, वाटर भी कंज्यूम होना चाहिए। तो ये सभी पोषक तत्व आपके आहार में जब एक राइट प्रोपोर्शन में, एक बराबर मात्रा में उपस्थित हो, जितना आपकी बॉडी को चाहिए उतनी मात्रा में उपस्थित हो, तब वो आहार क्या कहलाएगा, बैलेंस डाइट या संतुलित आहार कहलाएगा। अब आप पूछेंगे कि ये जो बैलेंस डाइट है या ये जो संतुलित आहार है, क्या ये सभी लोगों के लिए एक जैसा होता है? जी नहीं। ठीक है। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन के लिए अलग अलग होता है। बैलेंस डाइट जो है वो एज पर डिपेंड करता है,
बैलेंस डाइट एज पर डिपेंड करता है, जो वर्क आप करते हो उस पर डिपेंड करता है, आपकी ग्रोथ किस प्रकार से हो रही है उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा सीज़न पे भी डिपेंड करता है कि गर्मियों में किस तरह का खाना है, सर्दियों में किस तरह का खाना खाना है आपको। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती है कि आपको संतुलित आहार किस प्रकार का लेना चाहिए या बैलेंस डाइट किस प्रकार का होना चाहिए। क्लियर। तो आप अगर देखें जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाते हैं, देखिए शिशु की बात करें, नवजात शिशु जो होता है वो सिर्फ माँ का दूध पीता है, तो माँ का दूध ही उसके लिए एक संपूर्ण आहार हो जाता है या बैलेंस डाइट कहलाता है, क्योंकि उस दूध के अंदर ही माँ के दूध के अंदर ही शिशु को सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स उस वक्त तक के लिए जो ज़रूरी होते हैं वो उसको प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बढ़ती चली जाती है और एट द एंड ऑफ एज जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है उसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ने लगती है। तो जो ग्रोइंग एज है, यानी कि जब जिस एज में आप हो उस एज में बढ़ती उम्र कहलाती है और इस एज में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको बैलेंस डाइट में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट कम होगा तो भी चलेगा, एनर्जी कम मिलेगी तो भी चलेगा, लेकिन आपके शरीर को प्रोटीन होना ज़रूरी है, क्योंकि इस समय आपका शरीर बढ़ रहा है, बॉडी बिल्डिंग हो रही है। क्लियर। धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाते हो और वयस्क अवस्था आती है, एडल्ट हो जाते हो, और एडल्ट होने के बाद आपको वर्किंग कैपेसिटी आपकी बढ़नी चाहिए। जब आप वर्क बहुत ज़्यादा करते हो तब आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट यानी कि वसा एनर्जी प्रोवाइडर फूड जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और फैट एक निश्चित अनुपात में आपके भोजन में सम्मिलित होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू बाकी के पोषक तत्व। और उसी तरह से जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है और वृद्धावस्था में आ जाते हैं तब बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो कम हो जाता है, यानी कि बॉडी के अंदर जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इस कारण शरीर को ऊर्जा की खपत भी कम हो जाती है। तो जब ऊर्जा की खपत कम हो गई तो इसका अर्थ ये हो गया कि ऊर्जा अब कम चाहिए, तो उसके लिए शरीर जो है उस वक्त कमज़ोर होने लगता है। तो उस वक्त हमको क्या चाहिए? प्रोटेक्टिव फूड चाहिए, रोगों से सुरक्षा करने वाला पदार्थ चाहिए। तो इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा? विटामिन्स एंड मिनरल्स जो है वो ज़्यादा मात्रा में लेने चाहिए। तो इस प्रकार से जब एज का डिफरेंस आता है तो उस समय क्या होता है, बैलेंस डाइट जो है उस बैलेंस डाइट में जो प्रोपोर्शन है पोषक तत्व का, यानी जो अनुपात है पोषक तत्व का, वो भी चेंज हो जाता है। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसी तरह से वर्क, मैंने आपको कहा था कि जो वर्क है, जिस प्रकार का आप काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी जो बैलेंस डाइट है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि हम अगर एग्ज़ाम्पल लें कि यहाँ पर जो हार्ड वर्क करने वाला व्यक्ति है और जो मेंटल वर्क करने वाला व्यक्ति है, ये जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्कर है वो फिज़िकल वर्क ज़्यादा कर रहा है, जबकि लॉयर जो है वो अपना मेंटल वर्क ज़्यादा कर रहा है, अपना दिमागी कसरत ज़्यादा कर रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है उसे अपने फूड में एनर्जी ज़्यादा चाहिए क्योंकि वो हार्ड वर्क कर रहा है, इसलिए उसे अपने फूड में कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की मात्रा ज़्यादा मिलानी चाहिए। जबकि लॉयर जो है उसको एज़ कम्पेयर टू कम काम करना पड़ रहा है, फिज़िकल वर्क कम करना पड़ रहा है, मेंटल वर्क करना पड़ रहा है, इसीलिए उसे क्या करना पड़ेगा? एनर्जी प्रोवाइडर फूड तो कम लेंगे, प्रोटीन या विटामिन्स की मात्रा उसके फूड में ज़्यादा होनी चाहिए। क्लियर। तो इसी तरह से देखिए, केवल एज के अकॉर्डिंग नहीं या फिर काम के आधार पर ही नहीं, गर्ल्स और बॉयज़ के जो शरीर की बनावट होती है, जो अंदर बॉडी का मेटाबॉलिज्म चलता है, वह भी डिफरेंट काइंड का होता है। इसलिए गर्ल्स और बॉयज़ के लिए भी संतुलित आहार की मात्रा डिफरेंट टाइप की होती है। तो बॉयज़ के लिए जो संतुलित आहार बनेगा उसमें जो पोषक तत्वों का प्रोपोर्शन होगा, रेशियो होगा, वो गर्ल्स के संतुलित आहार के प्रोपोर्शन या रेशियो से कम होगा। क्लियर। डिफरेंट होगा। तो बॉयज़ के लिए जो कैलोरीज़ है वो ज़्यादा चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। ओके। तो गर्ल्स के फूड में कैलोरीज़ की मात्रा कम चाहिए होती है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, बैलेंस डाइट लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
लेकिन आप देखिए, एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक बार एक चार्ट तैयार कीजिए और जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें आपके सारे पोषक तत्व उपस्थित हैं। तभी आपको पता चल पाएगा कि आप एक प्रकार से बैलेंस डाइट लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो अपना बैलेंस डाइट कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। उन रीजंस में से एक रीज़न है ये कि वह पैसों की कमी यानी कि आर्थिक तंगी के कारण वो क्या नहीं कर पाता है, अच्छा फूड नहीं खरीद पाता है, और इस कारण से वो क्या होता है, बैलेंस डाइट नहीं कंप्लीट कर पाता है। लेकिन देखिए, ज़रूरी नहीं है कि केवल बैलेंस डाइट या अच्छा खाना जो है वो अच्छे होटल या अच्छे पैसे देने पर ही प्राप्त हो। आप घर पर भी बैलेंस डाइट ले सकते हैं और हम कह सकते हैं सस्ते में आपको बैलेंस डाइट आपके घर पर ही अवेलेबल हो जाता है। यदि आप ध्यान दें तो आपके घर में जो अवेलेबल चीज़ें होती हैं उनसे भी आप बैलेंस डाइट ले सकते हैं। जैसे दालें हो जाती हैं, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज जो होते हैं यानी कि स्प्राउटेड जो फूड आप खाते हैं, मूंग और चना। इसी तरह से किण्वित भोजन जो होता है, किण्वित यानी फर्मेंटेड करके आप खाते हैं ना, ये जो दक्षिण साउथ इंडियन फूड जो भी आप खाते हो, जैसे कि इडली हो गया, खमन हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनमें भी बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। आटे का जो मिक्सचर होता है, आटे का मिक्सचर यानी कि एक ही प्रकार का आटे की रोटी आप ना खाकर क्या करें, मिस्सी रोटी खाएं। मिस्सी रोटी का अर्थ ये हो गया सभी प्रकार के आटे का मिक्सचर होता है, उस प्रकार की आटा, थेपला, अनाज, दलिया, ये सब जब आप लेते हो। इसके अलावा आप जो मौसमी फ्रूट्स होते हैं और जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, वो अगर आप अपने फूड में सम्मिलित करते हो, गुड़ सम्मिलित करते हो, तो इस प्रकार से क्या होता है, वो आपका बैलेंस डाइट को कंप्लीट करता है। इससे आप क्या कर सकते हो, आपको अधिक पैसों की आवश्यकता नहीं है, या आप ये नहीं कह सकते हो कि सिर्फ पैसों की वजह से ही बैलेंस डाइट कंप्लीट नहीं होता है। आप अपने घर पे भी बैलेंस डाइट कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, केवल भोजन की उपलब्धता के आधार पर ही हम ये नहीं कह सकते कि किसी व्यक्ति को बैलेंस डाइट कंप्लीट नहीं होता। कभी कभी भोजन पकाने का जो तरीका होता है वह भी सही नहीं होता है, और उसके कारण भी क्या होता है कि जो भोजन के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और व्यक्ति को पूरी रूप से वो पोषक तत्व नहीं प्राप्त हो पाते हैं। तो देखिए, कभी कभी हम क्या करते हैं, छिलका उतार के खाना। कुछ ऐसे फल सब्जियां होती है जिनको छिलके सहित ही खाना चाहिए, क्योंकि उनके विटामिन्स और फाइबर्स जो होते हैं वो छिलकों के अंदर होते हैं। आपने पढ़ा था, है ना। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसी खाद्य पदार्थों को भोजन में सम्मिलित करते हैं तो छिलकों सहित ही सम्मिलित करना चाहिए, जबकि हम क्या करते हैं, उन छिलकों को हटाकर भोजन में सम्मिलित करते हैं, जिसके कारण उनके जो पोषक तत्व है वो उनके छिलकों के साथ ही बाहर रह जाते हैं और हमें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इसी तरह से अगर आप फूड को बहुत ज़्यादा क्या कर लेते हैं, पका देते हैं, फूड को बहुत ज़्यादा गर्म कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा पकाते हैं और पकाते ही रहते हैं, तब भी क्या होता है, फूड के न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं गर्मी के कारण। जैसे कि विटामिन सी वाले जो पोषक तत्व वाले जो सोर्सेज होते हैं, जैसे खट्टे पदार्थ जो होते हैं, उन्हें हमें ज़्यादा पकाकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनसे उनके विटामिन सी जो है वो ख़राब हो जाता है, गर्मी के कारण नष्ट हो जाता है। तो इसी तरह से चावल और दालों को बार बार धोने से भी उनके अंदर जो विटामिन्स होते हैं, खनिज लवण, मिनरल्स होते हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और एक्स्ट्रा वाटर अगर आप किसी भी सब्जी के अंदर डालते हैं, हमें वाटर जो है वो एक बराबर मात्रा में ही डालना चाहिए। एक्स्ट्रा वाटर आप उसमें डालते हैं और वापस बाहर भी निकाल देते हैं या उसको पकाते रहते हैं, तो भाप बनकर सारे पोषक तत्व जो है वो उसके साथ घुलनशील अवस्था में भी नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्रोटीन्स, जो खनिज लवण, जो कार्बोहाइड्रेट्स, जो विटामिन्स होते हैं, जो पोषक तत्व हमारे भोजन में उपस्थित है और हमें मिल रहे हैं, उन्हें हम हमारी ही गलत खराब आदतों की वजह से क्या कर देते हैं, पोषक भोजन में से बाहर निकाल कर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से हमें पूरी तरह से हमारा पोषण प्राप्त नहीं होता है, हम पूरा पोषण नहीं ले पाते हैं और हमारा बैलेंस डाइट इनकम्प्लीट रह जाता है। क्लियर। तो कभी कभी ये भी होता है। इसके अलावा जो वसा युक्त भोजन होता है, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड कह सकते हैं हम, जिसको हम बहुत ज़्यादा चिकनाई युक्त भोजन ले लेते हैं या जंक फूड हम ले लेते हैं, उसमें फैट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, जबकि वो कार्बोहाइड्रेट या जो एनर्जी है वो हमें बहुत कम देते हैं। ठीक है, तो ऐसे फूड जो होते हैं उनसे भी हमारा बैलेंस डाइट बिगड़ता है। और इसी तरह से जो अनहाइजीनिक फूड जो हम बाहर से ले आते हैं,
बाहर से लाने का मतलब खुला हुआ खाना जो हम खाते हैं बाहर से दुकानों से खरीदकर, जो खुला हुआ रहता है, उनमें भी कई प्रकार के दूषित पदार्थ मिल जाते हैं, कई प्रकार की बीमारियों के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो मिल जाते हैं, वो इस प्रकार का भोजन अगर हम ग्रहण करते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो अधिक वसा युक्त भोजन भी हमारे लिए ख़राब है या हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, या हमें मोटापा प्रदान करता है, ओबेसिटी जिसको कहा जाता है। तो जंक फूड हमें हमारे भोजन में कम से कम शामिल करना चाहिए, और अगर कोशिश कीजिए कि ये हम शामिल ना करें तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, इन जंक फूड की जगह हमें क्या लेना चाहिए, जंक फूड को तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि उसे तो आप बिल्कुल अपने भोजन से हटा दीजिए, और हमें क्या लेना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और पोषक तत्व युक्त भरपूर भोजन हमें हमारे भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। ठीक है, अब आप कहेंगे कि हमने तो समोसा खा ली, पूरी खा ली, मलाई खा ली, रबड़ी खा लिया, पेड़ा खा लिया, तो इनमें तो वसा था, हमें एनर्जी मिलनी चाहिए थी। बट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एक्सेस वसा जो होता है वो आपकी बॉडी के नीचे जाके, आपकी स्किन के नीचे जाके जम जाता है, और वो उस समय आपको हाथों हाथ एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराता है, वो आपकी शरीर में विघटन होने में समय लगता है, और ऐसी स्थिति में वो वसा आपके शरीर में जाकर जमता चला जाएगा और आपको ओबेसिटी यानी कि मोटापा प्रदान करेगा, जिसकी वजह से आप बीमार हो जाओगे। तो एनर्जी मिलने की बजाय आप क्या हो जाओगे, और ज़्यादा सुस्त हो जाओगे। आपके लिए ये खाना अच्छा नहीं है। ठीक है, मोटापे का कारण बनता है, और मोटापे के कारण मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कोलेस्ट्रॉल जैसी और हाई बीपी, ब्लड शुगर और इस तरह की समस्याओं का ये कारण बनता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो जब हम ग्रहण करते हैं और उन न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी के अंदर यूज़ किया जाता है तो हमें न्यूट्रिशन मिलता है, यानी कि हमें पोषण मिलता है। ज़्यादा न्यूट्रिशन भी हमारे लिए सही नहीं है, कम न्यूट्रिशन भी हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि अंडर न्यूट्रिशन कंडीशन में, यानी कि कम न्यूट्रिशन की कंडीशन में भी हम बीमार हो जाते हैं, और ओवर न्यूट्रिशन की कंडीशन में भी हम बीमार हो जाते हैं। हमारी बॉडी को एक बैलेंस न्यूट्रिशन की चाहिए जो हमारी बॉडी को ठीक से काम कराने के योग्य बना सके। ठीक है, तो हमारी बॉडी को एक प्रॉपर तरीके से, बैलेंस तरीके से जो सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, उसी से हमें क्या मिलता है, पोषण मिलता है। और वो हमें किससे मिलता है, बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार से मिलता है। देखिए, अगर कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति पूरी रूप से पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाता है, और अंडर न्यूट्रिशन जो कंडीशन है, यानी कि पोषक तत्वों की कमी और पोषक तत्वों की अधिकता, इन दोनों के कारण भी कुपोषण का शिकार हम हो जाते हैं। ठीक है, कुपोषण जो है वो एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, कभी कभी पोषक तत्व बहुत कम हो जाते हैं शरीर में, और पोषक तत्व कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दोनों ही कंडीशन में हमारे लिए दोनों ही कंडीशन ख़राब है, और इसे क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि भोजन में किसी एक पोषक तत्व, पर्टिकुलर कोई एक पोषक तत्व जो है वो कम होने लग जाता है, और लंबे समय तक वो हम नहीं ले पाते। जैसे हमने मान लिया कि आपको पालक नहीं पसंद है, ठीक है, या आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं पसंद है, तो आप क्या करते हैं, स्किप करते जाते हो, अपने भोजन में से उनको नहीं लेते हो। आप दूध पीते हो, आप बाकी का सारा फूड लेते हो, लेकिन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप नहीं लेते हो। और आप जानते हो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में क्या होते हैं, वे बहुत तरह के विटामिन्स होते हैं। तो ये इतने सारे के विटामिन्स जो है वो आपके भोजन से अब क्या हो गए, लेक हो गए, यानी कि आपके भोजन में अब वो विटामिन सारे नहीं हैं। तो आप देखिए, विटामिन्स तो आपको चाहिए था, तो एक प्रॉपर, एक बहुत लंबे समय से कोई एक पोषक पदार्थ आपके शरीर से या किसी अन्य एक से ज़्यादा पोषक पदार्थ आपके शरीर, आपके भोजन से गायब है, आपके भोजन में नहीं है, तो इस प्रकार से उस पोषक तत्व की कमी आपके शरीर में हो जाएगी, और उसके कारण बहुत सारे डिजीज़ हो जाएंगे, रोग हो जाएंगे। इसे हम क्या कहते हैं, अभावजन्य रोग कहते हैं। क्लियर। तो भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की लंबे समय तक कमी के कारण उत्पन्न होने वाला रोग अभावजन्य रोग कहलाता है, यानी डेफिशिएंसी डिजीजेस, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीजेस हमें होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं। अब ये कौन कौन से हैं, तो देखिए,
ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरी टेबल को आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेनी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं और बड़े क्वेश्चंस में भी ये पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको ये टेबल बहुत अच्छे से लर्न करनी है। तो देखिए कौन कौन से विटामिन्स के बारे में, स्पेशली विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में यहाँ बताया गया है। हालांकि मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, आपकी बुक में तो ये नॉलेज है, अदरवाइज़ मैं आपको ये बता देती हूँ कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से भी आपकी बॉडी में बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, जिनमें से कुपोषण एक मेन डिजीज़ है। ठीक है, तो अगर कभी आपको पूछ लिया जाए तो आपको ये नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि 6 लेवल के हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए कि कुपोषण क्या होता है। कुपोषण प्रोटीन और स्पेशली कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी से होने वाले रोग होते हैं। अब देखिए विटामिन और खनिज। तो सबसे पहले देखिए विटामिन ए के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आपने देखा था विटामिन ए हमें किन किन सोर्सेज से प्राप्त होता है। तो विटामिन ए जो होता है वो हमारे ज़्यादातर रेड वेजिटेबल्स या रेड फ्रूट्स से हमें प्राप्त होता है, और ये स्पेशली हमारी आँखों के लिए होता है, हमारी आँखों को स्वस्थ रखता है, हमारे आँखों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो देखिए अगर विटामिन ए कम हो जाएगा आपके शरीर के अंदर तो क्या होगा, आपको दिखाई देना कम हो जाएगा, क्षीणता यानी दृष्टिहीनता हो जाएगी, आपको नाइट ब्लाइंडनेस जिसको कहा जाता है, रात के समय दिखाई देना बंद हो जाता है, जिसे हम रतौंधी भी कहते हैं। कमज़ोर दृष्टि हो जाती है, आंखें इस प्रकार से हो जाती हैं, अंधेरे में रात को कम दिखाई देता है, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। इसी तरह से विटामिन बी जो है वो आपकी त्वचा से रिलेटेड है। आपकी त्वचा में जो ग्लेस है, आपकी त्वचा में जो एक अच्छा सा जो आपकी त्वचा पोषण युक्त है वो विटामिन बी की वजह से होती है। यदि विटामिन बी आपके शरीर में कम हो जाता है तो वह त्वचा जो है वो क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है, त्वचा में कांतिहीनता आ जाती है, यानी कि त्वचा की चमक गायब हो जाती है और स्किन जो है वो फटने लगती है। तो ये जो रोग है ज़्यादातर ये रोग बेरी रोग कहलाता है। स्पेशली इसका नाम जो है वो बेरी रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से तो आप याद रखें रतौंधी नामक रोग होता है, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस या दृष्टिहीनता भी कहते हैं। और विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। नाम से याद रखिए विटामिन बी बेरी। ओके, तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। और बेरी रोग में ज़्यादातर क्या होता है, दुर्बल पेशियाँ, काम करने की ऊर्जा में कमी, और साथ ही साथ क्या होता है, आपकी स्किन जो है वो फटने लगती है और आपके शरीर जो है वो सुन्न होने लगता है, यानी कि आपकी जो मसल्स है वो वर्क करना बंद करने लगती हैं, पैरालिसिस होने का खतरा रहता है। विटामिन सी जो है वो आपके दांतों और मसूड़ों के लिए हेल्पफुल होता है। तो स्कर्वी नामक रोग, विटामिन सी हमें कहाँ से मिलता है, खट्टे फलों से मिलता है, याद कीजिए। तो स्कर्वी नामक रोग होता है, इससे ये याद रखिए, जिसमें मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगता है। कभी कभी आपने देखा होगा किसी के चोट लग जाती है और बहुत जल्दी वो हील हो जाता है, जबकि किसी के ब्लड बहता रहता है या घाव बहुत मुश्किल से ठीक होता है। तो उसके शरीर में विटामिन सी की कमी है और उसे स्कर्वी रोग होने की संभावना है। विटामिन डी जो है वो आपकी हड्डियों के लिए मजबूती प्रदान करता है, जबकि अगर विटामिन डी आपकी बॉडी में कम हो जाए तो क्या होगा, रिकेट्स नामक रोग होगा। और इस स्थिति में क्या होता है, अस्थियाँ जो होती है वो मुलायम होकर मुड़ जाती है, सीधी खड़ी नहीं रह पाती है। ठीक है, तो अस्थियाँ जो होती है, बॉडी की जो बोन्स है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और मुड़ने लग जाती है। इसी तरह से कैल्शियम जो है वो अस्थियाँ और दंत क्षय के लिए कारक बनती है। कैल्शियम आपको पता है हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें अगर कैल्शियम की बॉडी में कमी हो जाए तो कमज़ोर हो जाएगी बोन्स और दंत क्षय, दांत टूटकर गिरने लगेंगे। क्लियर। चलिए, आयोडीन एक मेन मिनरल है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पता है आयोडीन नमक से प्राप्त होता है, और नमक जो है आपकी ग्रंथि, आपके गले के अंदर जो एक ग्रंथि होती है उसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। ये थायराइड ग्लैंड क्या होता है, आयोडीन की वजह से वर्क करता है। यदि अगर आप इस थायराइड ग्लैंड भोजन में अपने आयोडीन कम कर देते हो या आपके भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है तो ये ग्रंथि जो होती है वो फूल जाती है, और फूल कर जो गर्दन होता है वो नीचे की तरफ लटक जाता है। इसे गर्दन की ग्रंथि का फूलना या घेंगा गॉइटर रोग कहते हैं। और बच्चे जो
जो होते हैं उनके दिमाग में सोचने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है अगर उनके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो। क्लियर? तो इसलिए आपको अपने भोजन में आयोडीन सम्मिलित करना है। नमक ज़रूर खाना है, इस ज़्यादा भी नहीं लेना है लेकिन उचित मात्रा में लेना है। लोह यानी कि आयरन, ओके, लोह यानी कि आयरन, ये एक तत्व है जो कि आपके शरीर के लिए हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, आपके रक्त ब्लड सेल्स को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन अगर ये बॉडी में कम हो जाए तो इसके कारण अरक्तता नामक रोग होता है जिसे हम जनरली एनीमिया के नाम से जानते हैं। ये देखिए, हीमोग्लोबिन युक्त व्यक्ति का हाथ देखिए और ये अरक्तता यानी एनीमिया से युक्त व्यक्ति का हाथ देखिए। इसमें क्या है, आयरन की कमी की वजह से रेड ब्लड सेल्स कम होने लग जाती है और बॉडी में हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर की त्वचा का रंग जो है वो फीका पड़ जाता है, कमज़ोरी आने लग जाती है और बॉडी वर्क करना बहुत कम कर देती है। क्लियर? तो अभी आपने क्या देखा, इस पूरे वीडियो में आपने क्या सीखा है? आपने पूरे वीडियो में आहार क्या होता है, आपका डेली डाइट क्या होता है उसके बारे में जाना, आपने बैलेंस डाइट के बारे में जाना, आपने ये जाना कि बैलेंस डाइट आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है और ये हर प्रकार के व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार का बैलेंस डाइट होता है। बॉयज़ के लिए अलग होता है, गर्ल्स के लिए अलग होता है। गर्मियों में आप अपना बैलेंस डाइट अलग लेते हैं, सर्दियों में आप अपना बैलेंस डाइट अलग टाइप से लेते हैं। और डेफिनेशन क्या होती है बैलेंस डाइट की, इसके अलावा आपने ये देखा कि जो वर्क करने के तरीके होते हैं उस पर भी उसके बेसिस पर भी बैलेंस डाइट डिफरेंट काइंड का होता है। ठीक है, उसके बाद आपने ये देखा है कि बैलेंस डाइट के किन किन कारणों से व्यक्ति को नहीं मिल पाता है और उसकी पूर्ति किस कारण से की भी जा सकती है। आप अपने घर पे भी बैलेंस डाइट कंप्लीट कर सकते हो विदाउट पैसा बहुत ज़्यादा खर्च किए हुए। क्लियर? तो उसके बाद आपने इसमें ये भी जाना वीडियो में कि जो आपको वसा युक्त खाद्य सामग्री है वो आपके भोजन में कम सम्मिलित करनी चाहिए। इसके अलावा आपने देखा कि बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से रोग होते हैं, उन सब के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो होपफुली आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी और चैप्टर पूरा क्लियर हो गया होगा। ये हमारा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था और आपकी डाइट से रिलेटेड चैप्टर था, तो ऑब्वियसली आपने इस चैप्टर के अंदर प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने लाइफ में भी इन सारी चीज़ों को अपनाएंगे जो आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी है। देखिए, चैप्टर को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में यूज़ भी करना है। आपको अपने भोजन में बैलेंस डाइट ही लेना है ताकि आप अपना ग्रोथ अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए और कमेंट के बाद इस चैप्टर के हर एक पार्ट को देखिए। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 कंप्लीट किया है। इस चैप्टर को 4 पार्ट में कंप्लीट किया है, तो चैप्टर को पूरा देखिए ताकि आपका कोई भी टॉपिक अधूरा नहीं रह जाए और चैप्टर आपको पूरा क्लियर हो जाए। होपफुली आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय।